पिछली बार कोमा में जाने की वजह से मेरी याददाश्त चली गई थी, लेकिन कुछ टाइम बाद मुझे याद आ गया था कि चिरकुट की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हुई है। तो मावेश की मदद से मैंने अपना पूरा ट्रांसफॉर्मेशन किया और आखिरकार मैंने चिरकुट के बच्चों को सबक सिखा ही दिया। तो चिरकुट से अपना बदला लेने के बाद मैं अपने अगले शिकार की तरफ निकल पड़ा था। मैंने सोच के रख लिया था कि जिसका हाथ मेरी जिंदगी को बर्बाद करने के पीछे था, उन सबको मैं ठिकाने लगा के रहूंगा। और इसीलिए मैं आ गया था टकीलाला बार में, क्योंकि यहीं पे मुझे अपना अगला शिकार मिलने वाला था। ये वही बंदा था जिसपे मैंने काफी ज्यादा भरोसा किया था और अपने टैक्सी का बिजनेस मैंने इसी के हाथ में छोड़ के गया था। लेकिन यही वो मेन इंसान था जिसने मेरे टैक्सी के बिजनेस में से सारी गाड़ियों को बेच दिया और उन्हीं पैसों से ये बंदा पूरे के पूरे इस बार का ओनर बन के बैठ गया। इसको सबक सिखाने के लिए मैं सबसे पहले बार में एंटर करता हूँ। बार का माहौल देख के लग रहा था कि इस धोखेबाज ने तो काफी पैसा खर्चा कर दिया है बार के ऊपर। लग्जरी इंटीरियर से लेके महंगे महंगे ड्रिंक्स यहाँ पे सब मिल रहे थे और मुझे खबरी से पता चल गया था कि बार के नीचे जो ग्राउंड फ्लोर है वहीं पे इस धोखेबाज का ऑफिस है। मैंने लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का इस्तेमाल किया और मैं फाइनली पहुंच गया था उस बंदे के ऑफिस में, जहाँ पे वो बंदा मस्त मजे से अपने सोफे पे बैठा हुआ था। और जैसे ही वो मुझे देखता है तभी वो मुझे बोलने लगता है, अरे मियां आप यहाँ पे कैसे आ गए मियां? तो मैं उसे जवाब देता हूँ कि भाई तू इतना डर क्यों रहा है, क्या तूने कोई भूत देख लिया? वैसे बार तो तूने काफी अच्छा बनाया है। तो ये सुन के वो घबरा के बोलने लगता है, अरे मियां मैं डर थोड़ी रहा, मैं तो बहुत खुश हूँ। अरे तुम 7 महीने से कहाँ थे मियां? हम तुमको बहुत याद किया जी। तो मैं उसे बोलने लगता हूँ, हाँ भाई अच्छे से जानता हूँ कि तुम लोगों ने मुझे कितना याद किया। मेरी याद में मेरा ही टैक्सी का बिजनेस बेच दिया और खुद खा गए, है ना? ये मियां तुम गलत समझते जी, तुम पिछले 5-6 महीने से गायब थे जी मियां। हम कितना ढूंढा जी तुमको, तुम नहीं मिला। हमको लगा कि तुमको लगा होगा कि मैं मर गया, है ना? अयो तुम इतने महीने तक गायब रहेगा तो कोई भी यही समझेगा ना। तो इसकी ये सारी बातें सुन के मैं उसे बोलने लगता हूँ, तो चलो तुम्हें कुछ भी लगाओ, लेकिन मैं बस तुम्हें इतना बताने आया हूँ कि मैं यहाँ पे जिंदा हूँ। सी आई एम अलाइव। अयो ये देख के बहुत खुशी हुई जी हमको, लेकिन मियां तुम अब जिंदा नहीं रहेंगे। इतना बोल के मैं अपने पैंट से पिस्टल निकालता हूँ और सीधा उसके सर पे एक शूट कर देता हूँ। इस धोखेबाज को कोई भी अंदाजा नहीं था कि मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, क्योंकि ये कुछ उन लोगों में से था जिसने सिर्फ मेरी अच्छी साइड देखी और उसका फायदा उठाया है। लेकिन अब ऐसा कोई नहीं कर पाएगा और उस बंदे का खेल भी अब तमाम हो चुका था। मेरा एक और शिकार निपट गया था और अब बारी थी अगले शिकार की। अब मैं बार से बाहर आ गया था और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रहा था और जैसे ही मैं गाड़ी के अंदर बैठने गया तभी इतने में मुझे फोन आता है। ये फोन मावेश का था और जैसे मैं फोन उठाता हूँ मावेश बोलने लगता है, ए मूसा अर्जेंटली अड्डे पे पहुंच रहे, एक मीटिंग है। ठीक है मावेश भाई मैं पहुंच रहा हूँ। और बोल के मैं मावेश का फोन रख देता हूँ। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था अचानक से मावेश को कौन सा काम आ गया, लेकिन मुझे जल्दी से जल्दी अड्डे पे पहुंचने का था तो मैं फटाफट गाड़ी के अंदर बैठ जाता हूँ और अपने लेजेंडर को लेकर सीधा मावेश के अड्डे की तरफ निकल पड़ता हूँ। अड्डे पे पहुंचने के बाद पता चलता है कि मावेश से मिलने के लिए कोई दूसरा गैंगस्टर आया है और वो मावेश को कुछ ये बोल रहा था, मावेश भाई तूने पहले भी अपनी बहुत मदद की है, इसीलिए आज अपन फिर से आ गया है तेरे पास एक और मदद का हाथ बढ़ाने के लिए। इसकी बात सुन के मावेश बोलने लगता है, मदद तो अपन हमेशा करेंगे रे, लेकिन सुलेमान भाई पहले तू काम बता, काम के हिसाब से अपन मदद करता है। अरे मावेश भाई बिल्कुल छोटा सा काम है तुम्हारे लिए, बस चोरी करने की है। किस चीज की चोरी रे? हाल ही में मेरे को पता चला है कि दुबई के क्राउन प्रिंस ने अपने लिए 200 करोड़ रुपए की एक गाड़ी बनवाई है। 200 करोड़ रुपए की गाड़ी? ये सुन के तो मैं पूरी तरीके से हैरान हो गया था। अपन ये तो नहीं जानता कि वो कौन सी गाड़ी है, लेकिन वो गाड़ी अपने को मिल गई तो सब मालामाल हो जाएंगे। क्या बोलते हैं मावेश भाई? तो ये सारी बातें सुन के मावेश बोलने लगता है, सॉरी सुलेमान भाई पर अपन कार चोर नहीं है, ये मैं नहीं कर पाएंगा रे, मेरे को माफ करना, बाकी खर्चा पानी लगे तो बता देना। अरे मावेश भाई क्या यार तुम्हारे भरोसे था मैं। अब मावेश ने तो इस डील के लिए मना कर दिया था, लेकिन मेरे पास एक आइडिया था। मीटिंग खत्म होने के बाद मावेश अपने अड्डे की तरफ निकल पड़ा था, लेकिन मैं सुलेमान भाई का पीछा कर रहा था और वो मुझे बार की तरफ दिखाई दे रहा था और वो काफी गुस्से में भी था। अरे यार ये मावेश का बच्चा हर बार ऐसे करता है, मुझे वो गाड़ी चाहिए। मुझे लग रहा था इसको अप्रोच करने का ये सही टाइम है, तो मैं फौरन उसके पास जाता हूँ और उसे बोलने लगता हूँ, और क्या हाल है सुलेमान भाई, काफी गुस्से में दिख रहे हो। तो वो मुझे देख के बोलने लगता है, तू तो वही है ना मावेश का पंटर, क्या नाम था तेरा? तेरा मूसा। हाँ तू मूसा ही है ना? मैं उसे बोलने लगता हूँ कि हाँ मैं मूसा ही हूँ और मैं तुमसे कुछ बात करने के लिए आया हूँ। अरे ऐसी कौन सी बात करने की रे तेरे को मेरे से? तो मैं उसे बोलने लगता हूँ कि जिस कार को चुराने की तुम बात कर रहे थे शायद वो काम मैं कर सकता हूँ। क्या बात कर रहा है सच में? हाँ इसके जैसे कुछ काम मैंने पहले कर चुका हूँ, लेकिन गाड़ी चुराने में अगर मैं कामयाब हो गया तो मुझे 30% चाहिए। अब मेरी ये बात सुनने के बाद वो सोच में चला गया था और काफी देर तक सोचने के बाद उसने मुझे बोला, डील पक्की। रुक मैं अभी दुबई में बैठे अपने बंदों को इन्फॉर्म कर देता हूँ। हाँ हेलो चंगू मंगू, मैं अपने बंदे को भेज रहा हूँ इंडिया से, पूरा काम यही संभालेगा और उसका नाम है मूसा। हो जाएगा नहीं हो जाना चाहिए, ठीक है मिलते हैं। तो सुलेमान भाई अपने बंदों से बात कर लेता है और फिर उसके बाद मुझे बोलने लगता है, मैंने बात करके तो सारा इंतजाम कर लिया है, पर तू सच में ये काम कर पाएगा ना? एक बार जो मैं काम अपने हाथ में ले लेता हूँ उसे मैं पूरा करके रहता हूँ। अरे बहुत अच्छे, तो फिर ठीक है, मेरे बंदे तुझे दुबई लेके भी जाएंगे और वापस भी लेके आ जाएंगे। तुझे बस किसी भी कीमत पे वो गाड़ी को चुरा के लाना मेरे लिए। ठीक है सुलेमान भाई मैं समझ गया। चलो अब जल्दी से जलनगर पहुंच जाओ, वहाँ पे स्टार गैरेज में देखो मेरा आदमी मिल जाएगा, वो तेरे को दुबई पहुंचा देगा, मेरे को निराश मत करना। ये सुन के मैं सुलेमान भाई को ठीक है बोल देता हूँ और वहाँ से मैं निकल पड़ता हूँ। अब मेरे पास आ गया था एक नया काम। अपनी लेजेंडर में बैठ के मैं तो निकल पड़ा था जलनगर के लिए और जाते जाते रास्ते में बस मैं यही सोच रहा था कि चोरी आखिर किस तरीके से होने वाली है। वैसे दुबई तो मैं सुपर मेगा रेस करने के लिए पहले भी जा चुका हूँ, लेकिन इस बार जो मैं करने जा रहा हूँ क्या पता मैं उसमें कामयाब होऊंगा भी या नहीं। पूरा 1.5 घंटा ड्राइव करने के बाद फाइनली मैं जलनगर पहुंच जाता हूँ और वहीं पे मुझे सामने स्टार गैरेज दिख जाता है। मैं गाड़ी एकदम गैरेज के सामने पार्क कर देता हूँ और फिर अपनी गाड़ी से उतर के वहाँ का माहौल चेक करने लगता हूँ। गैरेज में मुझे एक बंदा दिखाई देता
देता है जो अपने प्राइवेट जेट पे कुछ काम कर रहा था। तो मैं उसे पूछने लगता हूँ, आप सुलेमान भाई के आदमी हो? और जैसे ही सुलेमान भाई का नाम उसने मेरे मुंह से सुना, उसने अपना काम बंद कर दिया और मुझे बोलने लगा, अच्छा तो वो तू है जिसे सुलेमान भाई ने भेजा। वो बंदा देखते बराबर ही मुझे पहचान गया था। वो मेरे पास आता है और मुझे बोलने लगता है, तो मेरे को लगता है सुलेमान भाई ने तुझे सब बता दिया होगा। हाँ, उन्होंने मुझे सारी रॉबरी की इन्फॉर्मेशन दे दी है। पक्का दी है ना? बाद में डरना मत, मैं ये नहीं करूंगा वो नहीं करूंगा। इस रॉबरी को कंप्लीट करने के लिए मुझसे जो बन पड़ेगा वो मैं करूंगा। अच्छा तो ठीक है, तो फिर देर मत करो, जल्दी से इस प्लेन में बैठ जाओ। वी आर गोइंग टू दुबई। अब इसके बाद मैं और वो बंदा मिलकर प्लेन के अंदर बैठ जाते हैं। प्लेन के अंदर बैठ के पता चला कि यही बंदा पायलट है और यही बंदा मुझे दुबई पहुंचाएगा। तुझे ऊंचाई से डर तो नहीं लगता ना बच्चे? मूसा किसी से नहीं डरता है भाई। मैंने तो इसलिए बोला था कि अभी भी वक्त है। खैर मुझे क्या भाई, मेरे अपनी बकवास बनकर थोड़ा प्लेन को उड़ा दे। ठीक है, उड़ा देता हूँ। अब वो बंदा अपने प्राइवेट प्लेन को गैरेज से बाहर निकाल देता है और टेक ऑफ करने के लिए रनवे के ऊपर लेके चल जाता है। वैसे मैं बता दूं, यहाँ पे रनवे के नाम पे सिर्फ एक कच्ची सड़क थी। तो चलो हम चले। इतना बोल के वो बंदा अपना प्लेन का इंजन स्टार्ट कर देता है और फिर प्लेन रनवे के ऊपर चलना शुरू हो जाता है। शुरुआत में तो प्लेन काफी बुरे तरीके से हिल रहा था और मुझे लग रहा था कहीं इसका एक्सीडेंट ना हो जाए, लेकिन जैसे ही प्लेन ने टेक ऑफ किया, मेरी सारी की सारी शिकायतें दूर हो गई। हमने सक्सेसफुली अपनी उड़ान भर ली थी। अब दुबई में पहुंचने के लिए हमको 4 घंटे लगने वाले थे और सफर के दौरान सुलेमान भाई का बंदा मुझे रॉबरी की सारी डिटेल्स दे रहा था कि किस तरीके से रॉबरी करनी है और कहाँ करनी है। देख मेरी बात ध्यान से सुन, जैसे तू दुबई पहुंचेगा ना, वहाँ के मेन स्टेडियम के पास एक बंदा खड़ा रहेगा जो कि गिटार बजा रहा होगा। पर वो मुझे पहचानेगा कैसे? मैं उसे बोलूं कि मैं सुलेमान भाई का आदमी हूँ? नहीं, तुम्हें ये नहीं कहना है, तुम्हें कहना है द गोल्डन ट्रूथ, और वो समझ जाएगा और बाकी का प्लान तुम्हें बता देगा। ये सारी बातें सुनने के बाद मैं उसे ठीक है बोल देता हूँ और अब तो बस हमें दुबई पहुंचने का इंतजार था। अब पूरे 4 घंटे के लंबे सफर के बाद फाइनली हमें दिखाई देते हैं डेजर्ट्स, यानी इसका मतलब था कि हम लगभग दुबई पहुंच गए हैं। और फाइनली अब तो दुबई की बिल्डिंग्स भी दिख रही थी, लेकिन वहाँ पे पहुंचने के बाद मुझे कुछ ऐसा पता चलता है जो कि मैंने सोचा नहीं था। मैं तो एयरपोर्ट पे लैंडिंग का वेट कर रहा था, लेकिन सुलेमान भाई का बंदा बोलने लगता है, चल अब कूद जा। एक्सक्यूज मी, क्या कहा आपने भाई? अरे मूसा भाई, प्लेन से कूद जा। दिमाग खराब हो गया क्या भाई? मैं प्लेन से क्यों कूदूं? मेरे पास दुबई में लैंड करने का परमिट नहीं है और ना ही मेरे पास पायलट का लाइसेंस है। तेरे को सुलेमान भाई ने ये सब नहीं बताया? मुझे इन सबका कोई आइडिया नहीं था भाई। फिर बाबू कैसा है, जब से तू हर चीज के लिए हाउ हाउ कर रहा था। अरे लेकिन सही में भाई मुझे इन सब चीजों का कोई आइडिया नहीं था। चल अब फालतूगिरी मत कर, सुलेमान भाई ने बताया तेरे को छोड़ के आने का है, तो मैं तेरे को छोड़ के ही आऊंगा। क्या मतलब? वो सुलेमान के बंदे ने मुझे लात मार के प्लेन से नीचे फेंक दिया था और मैं 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नीचे गिर रहा था। आज से पहले मैंने कभी स्काई डाइविंग नहीं की थी, इसलिए मेरे फटके हाथ में आ गई थी और अब नीचे गिरते गिरते मुझे वही स्टेडियम दिखाई देता है जिसके बारे में सुलेमान भाई ने बात की थी। तो मैं स्टेडियम के पास जाके अपना पैराशूट खोल देता हूँ। ये फर्स्ट टाइम था मेरा जब मैं पैराशूट को कंट्रोल कर रहा हूँ, तो इसलिए मुझे इसमें थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी और मैं तो बस चाह रहा था कि लैंडिंग सॉफ्ट हो जाए, जो कि बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं हुई। लेकिन शुक्र था इस बात का था कि 2 दिन खरोचों के अलावा मैं बिल्कुल सही सलामत था। तो फाइनली मैं दुबई पहुंच गया था और जैसा कि सुलेमान भाई के बंदे ने बोला था, वो बंदा मुझे यही मिलने वाला था जिसके जरिए मुझे दुबई के क्राउन प्रिंस की गाड़ी को चुराना था। तो मैं फटाफट यहाँ से स्टेडियम के बाहर निकल जाता हूँ और दौड़ते हुए जैसे ही मैं स्टेडियम के बाहर निकला, तभी मुझे रोड साइड पे वहाँ पे एक बंदा दिखाई देता है जो कि गिटार बजा रहा था। तो मैं फौरन उसके पास जाता हूँ और उसे बोलने लगता हूँ, ओ भाई सुनो, तुम सुलेमान भाई के आदमी हो क्या? अब तो आदत सी है मुझको वैसे जीने में। ये बंदा तो मेरी बात का कोई जवाब ही नहीं दे रहा था। तभी मुझे याद आया कि सुलेमान भाई के बंदे ने कुछ बोला था कि इसको एक वर्ड बोलना पड़ेगा, द गोल्डन ट्रूथ। क्या बात, सुलेमान का आदमी, हम तुमको लेके जाता, हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था इधर। ठीक है भाई, चलो चलते हैं। फिर उसके बाद मैं और वो बंदा उसकी जी वैगन में बैठ जाते हैं और अपने काम को अंजाम देने के लिए हम लोग निकल पड़ते हैं। अब रास्ते में मैं उस बंदे से पूछता हूँ कि अपने को आगे क्या करना है, तो वो मुझे बोलने लगता है, हम जो गाड़ी चुराने वाले हैं ना, वो यहाँ के बहुत बड़े शेख की गाड़ी है। कोई भी उस गाड़ी का लोकेशन अभी तक नहीं जानता, पर हमारे कुछ खबरियों ने उस गाड़ी का पता लगाया है। जिस खबरी ने पता लगाया, हम उससे ही मिलने जा रहे हैं। ठीक है, मैं समझ गया इस बारे में, लेकिन हम चुराएंगे कैसे इसे? सुलेमान भाई ने तुम्हें इस काम के लिए चुना, तो पता भी तुम्हें होना चाहिए। अब आधे घंटे तक इस तरीके से हमारा सफर चलता ही रहता है और दुबई के मेन सिटी के अंदर जाने के बाद फाइनली हम पहुंच जाते हैं उस जगह पे जहाँ पे हमें खबरी मिलने वाला था। अब यही बंदा बताएगा कि हमें गाड़ी को किस तरीके से और कहाँ से चुराने का है, लेकिन वहाँ पे पहुंचने के बाद हमें खबरी के मुंह से कुछ और ही सुनने को मिलता है। सॉरी, लेकिन अपने को प्लान कैंसिल करना पड़ेगा, ये रॉबरी नहीं हो सकती। ये सुन के मैं उसे बोलता हूँ कि भाई क्या हुआ, क्यों रॉबरी नहीं हो सकती? मैं स्काई डाइविंग करके पहुंचा हूँ दुबई। अरे यार, वो शेख बड़ा चालाक है, शायद से उसको भनक हो गई थी कि उसकी गाड़ी पे कोई रॉबरी का अटेम्प्ट करने वाला है, इसलिए उसने बस कुछ ही मिनट पहले अपनी गाड़ी को गैरेज से कहीं और शिफ्ट कर दिया और अब उसे चुराना इम्पॉसिबल है। ये सुन के मैं काफी निराश हो गया था, लेकिन तभी मैं उस बंदे से पूछता हूँ, एक बात बता भाई कि वो गाड़ी को लेके कहाँ जा रहे हैं? यार मैंने तो बस गाड़ी को ट्रक के अंदर डालते हुए देखा और वो ट्रक तो हाईवे की तरफ निकल गया। ये सुन के मैं उससे पूछता हूँ कि वो ट्रक कौन से हाईवे से जा रहा है, तो वो मुझे बोलने लगता है, वो ट्रक तो दुबई सेंट्रल हाईवे से जा रहा है। पर क्यों? अब हम लोग सेंट्रल हाईवे की तरफ निकल चुके थे और जी वैगन से हमें ट्रक को ढूंढने में ज्यादा देर नहीं लगी। हमें वो ट्रक दिखाई दे रहा था जिसके अंदर वो 200 करोड़ रुपए वाली गाड़ी को लेके जाया जा रहा है। फिलहाल तो बस हमारा इतना प्लान था कि अभी हमें ट्रक को फॉलो करना है और जैसे सही मौका मिले वैसे ही हमें ट्रक के ऊपर धावा बोल देना था। लेकिन जी वैगन वाला बंदा यहाँ पे गलती कर देता है। यहाँ पे वो अपनी गाड़ी को एकदम ट्रक के सामने ले आता है और ट्रक का रास्ता ब्लॉक करने लगता है। मैं इस बात के लिए उसे सख्त मना कर रहा था, लेकिन वो मेरी एक नहीं सुन रहा था और फिर जिसका डर था वही हुआ। उस ट्रक वाले को हमारे इरादे पता चल गए थे। उसने
अपने ट्रक को फुल एक्सेलरेट कर दिया और वो तेजी से हमारे पास आने लगा। देखो ट्रक पास आ रहा है, देखो ट्रक पास आ रहा है, देखो ट्रक। वो ट्रक वाला हमारी जी वैगन को ठोके जा रहा था। यार मैंने तुमसे कहा था हमको उसको फॉलो करना है। उसको हमारे बारे में पता चल गया, तुम्हारे पास कोई और प्लान है? एक रास्ता। अब वो ट्रक वाला हमें ठोक ठोक के किसी तरह हमारा एक्सीडेंट करवाना चाहता था और हम लोग उससे बचने की पूरी कोशिश कर रहे थे। लेकिन इससे पहले कि वो पुलिस बुला लेता या अपने ट्रक की डायरेक्शन बदल लेता, मुझे जल्दी कुछ ना कुछ करना था। और फिर तभी मेरे दिमाग में ख्याल आता है, मैं सनरूफ के जरिए बाहर निकल के जी वैगन की रूफ के ऊपर आ गया था और बस एक सही मौके की तलाश कर रहा था। और जैसे इस बार जी वैगन को ट्रक ने ठोका, वैसे मैंने ट्रक के ऊपर छलांग लगा दी। अरे भाई लगता है वो तो गया। पर शुक्र है मेरी ये जंप सक्सेसफुल हो जाती है और मैं फाइनली ट्रक के कंटेनर के ऊपर चढ़ गया था। मैं काफी ज्यादा घबराया हुआ था, लेकिन उससे ज्यादा मैं एक्साइटेड भी था और अब रॉबरी कंप्लीट करने की उम्मीद दिख रही थी। फिर उसके बाद मैं आहिस्ता आहिस्ता ट्रेलर के ऊपर चलना शुरू कर देता हूँ और चलते चलते मैं पहुंच जाता हूँ ट्रेलर के एकदम एंड में। उसके बाद मैं निकालता हूँ अपनी मिनी गन और शूट करना शुरू कर देता हूँ ट्रेलर के दरवाजे पे। शूट करते करते पता चला कि ये दरवाजा तो कुछ ज्यादा ही मजबूत है और इसे पूरी तरीके से तोड़ने के लिए मुझे 45 गोलियां लगी और उसके बाद फाइनली ट्रेलर का दरवाजा खुल गया था और अब मुझे ट्रेलर के अंदर जाना था। क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं था मेरे पास, तो मैं बिना कुछ सोचे समझे छलांग लगा देता हूँ और बहुत मुश्किल से मैं एकदम ट्रेलर के दरवाजे पे लैंड करता हूँ और फाइनली अब मैं ट्रक के ट्रेलर के अंदर था। क्या बात है, तुमने घर दिखाया। ये तो पूरा ही सनकी लगता है। और फाइनली जिस पल का मुझे इंतजार था वो मेरे सामने था। यही है वो क्राउन प्रिंस की 200 करोड़ की टोयोटा लैंड क्रूजर, जिसकी बॉडी प्योर गोल्ड की और बाकी सारे पार्ट्स में डायमंड इस्तेमाल हुआ है। बिना कुछ देरी किए मैं फटाफट इस गाड़ी के अंदर बैठ जाता हूँ। उसे ट्रेलर से मुझे बाहर निकालने में काफी घबराहट हो रही थी, पर सही मौका देख के मैं ट्रेलर से गाड़ी को बाहर निकाल ही देता हूँ। गाड़ी लिटरली उड़ते हुए ट्रेलर के अंदर से बाहर निकली और सक्सेसफुली रोड पे टच कर जाती है हमारी ये गाड़ी। अब मैंने गाड़ी को फुल रफ्तार से भगाना शुरू कर दिया था और इससे पहले कि किसी को पता चले मैं यहाँ से निकल पड़ा। फिर सुलेमान भाई के पंटर लोगों ने भी अपनी जी वैगन को घुमाया और मेरे पीछे पीछे आने लगे। क्राउन प्रिंस ने अपनी गाड़ी को बचाने की बहुत अच्छी कोशिश की थी, लेकिन अफसोस उसका मुकाबला मेरे साथ था। फिर उसके बाद सुलेमान भाई के पंटर लोग मेरी गाड़ी के बाजू में आ जाते हैं और मुझे बोलने लगते हैं, अभी भी अब सीधा एयरपोर्ट जाओ, कार्गो प्लेन से सीधा इंडिया चले जाना। मैं उन्हें ठीक है बोल देता हूँ और फाइनली मैं पहुंच जाता हूँ एयरपोर्ट पे। मुझे तो अभी तक ये सपना ही लग रहा था। दुबई के अंदर घुस के मैंने दुबई के क्राउन प्रिंस की गाड़ी चुरा ली और वो भी इतनी आसानी से। अब एयरपोर्ट के अंदर एंटर होते ही मुझे राइट साइड के कॉर्नर में दिखाई देता है कार्गो प्लेन, जिसके बारे में सुलेमान के पट्टर लोग बात कर रहे थे। तो मैं लैंड क्रूजर को ड्राइव करके सीधा कार्गो प्लेन के अंदर लेके चले जाता हूँ और स्टोरेज एरिया के अंदर मैं लैंड क्रूजर को अच्छे से पार्क कर देता हूँ उसके सारे अटैचमेंट के साथ। और अब यहाँ का काम मेरा पूरा हो गया था। फिर उसके बाद हमारा प्लेन का इंजन स्टार्ट होता है और हम लोग यहाँ से टेक ऑफ कर जाते हैं। इस बार के दुबई की ट्रिप में काफी मजा आया। शुरुआत स्काई डाइविंग से हुई और एंडिंग में हमने 200 करोड़ रुपए की लैंड क्रूजर चुरा ली। बाय बाय दुबई। और फाइनली मैं अपने देश के अंदर वापस आ गया था और जैसे ही प्लेन लैंड हुआ सबसे पहले मेरा काम था फटक से लैंड क्रूजर को स्टार्ट करना और इस कार्गो प्लेन से उतारना। अब पूरी रफ्तार से अपनी लैंड क्रूजर को एक्सेलरेट कर देता हूँ और इससे पहले कि मैं किसी की नजर में आ जाऊँ मैं अपनी लैंड क्रूजर को घुमा के वहाँ से निकल पड़ता हूँ। अब मैं तो इस बात से बहुत ज्यादा खुश था कि 200 करोड़ के 30% मुझे मिलने वाला था, जिससे मेरी लिटरली पूरी की पूरी जिंदगी बदल सकती थी। तो मैं पूरी रफ्तार से अपनी गाड़ी को ड्राइव कर देता हूँ और पहुंच जाता हूँ सुलेमान भाई के पास। अरे वाह वाह भाई, तू तो यकीन करने के लायक इंसान नहीं है रे। तूने कैसे कर दिया? 200 करोड़ की गाड़ी चुरा लिया। अरे सुलेमान भाई आप शर्मिंदा मत करो, आपने बस जो चीज का वादा किया था वो मुझे दे दो। हाँ बच्चे, मैं वादा बहुत अच्छे से जानता हूँ, इसलिए देखना ये बैगों के अंदर तेरा सारा के सारा सामान है। अब ये सारे के सारे बैग्स देख के मैं खुश तो बहुत हो गया था, लेकिन ये मुझे थोड़े कम पैसे लग रहे थे। तो मैं उनसे पूछता हूँ सुलेमान भाई ये टोटल कितने पैसे है? अरे बेटे पूरे 3 करोड़ है, 3 करोड़। पर सुलेमान भाई बात तो 30% की हुई थी ना। अरे वो तो बोलने के बात रहता ना बेटा। अब तेरे जैसे नए नवेले पुट्टे को मैं 200 करोड़ का 30% दूंगा तो कैसे चलेगा? देखो सुलेमान भाई मैंने काम किया। जितना दे रहा उतना लेके जा, चिल्ला मत बिल्कुल। ज्यादा यहाँ पे आन मस्ती किया ना तो 30% का तो पता नहीं मालूम, लेकिन 30 गोला जरूर मिलेंगे। कल पैसे उठा के फुट। सुलेमान भाई से मैंने इतने बड़े धोखे की उम्मीद नहीं की थी, लेकिन कहते हैं ना जो दिखता है वैसा होता नहीं है। अभी तो हर किसी को लग रहा है कि मेरा ही पोपट हो गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता मैंने फटक से अपनी पिस्टल निकाली और सुलेमान भाई का बंदे हैं हम उसके, हम पे किसका जोर।